नमस्कार साथियों। आज फिर से और एक बार स्वागत है आप सभी का स्टडी विद मोटिवेशन में। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे शिक्षण की परिभाषा। पिछले वीडियो में हम बात किए थे शिक्षा और शिक्षण, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे शिक्षण की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, ठीक है, क्या है। देखते हैं कि शिक्षण को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षण एक नंबर में क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस की उद्देश्यपूर्ण दिशा है, पर्पसफुल, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण दिशा है। दूसरा में क्या है, शिक्षण शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उसमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है, ठीक है। तीसरा है शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। इससे हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं चौथा, शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब पांचवा क्या कह रहे हैं कि शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी शिक्षक और अन्य चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। छठा क्या कह रहे हैं कि शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिससे वे समाज में बेहतर जीवन यापन कर सके। तो शिक्षण की परिभाषा आपने अच्छी तरह समझ लिए हैं। और आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है कि शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं, सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू टीचिंग। शिक्षण की क्या क्या अवधारणाएं हैं, कुछ अवधारणाओं को जानते हैं और पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहला जो है शिक्षण के तीन आधार, 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, क्या क्या है। शैक्षणिक प्रक्रिया को 3 प्रश्नों के आधार पर तय किया जा सकता है। क्या क्या वो है, क्यों, कैसे और क्या। यह है 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। मतलब शिक्षा क्यों, कैसे और क्या शिक्षा है, जो भी है, ठीक है। क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है। यह दर्शन शास्त्र द्वारा दिया जाता है। क्यों का उत्तर दर्शन शास्त्र द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कैसे का उत्तर मनोविज्ञान के द्वारा दिया जाता है। क्यों का दर्शन शास्त्र, कैसे का मनोविज्ञान। और क्या का उत्तर समाज शास्त्र द्वारा। तो इसके अंदर दर्शन, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र तीनों समाहित हो गए। इसीलिए हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि शिक्षा का मूल आधार दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र है। लेकिन आप सभी को बता दूं, इन सभी से पहले दर्शन शास्त्र है, क्योंकि दर्शन शास्त्र को सभी विषयों के जनक माना जाता है प्रायः। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पर, दूसरा अवधारणाओं के ऊपर, ठीक है। तो दूसरा अवधारणा है आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या कहते हैं कि आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। अरस्तु, जिसे अंग्रेजी में हम लोग एरिस्टोटल कहते हैं, अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। आदर्शवाद नैतिक मूल्यों, मॉरल वैल्यूज, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, आत्मा अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, व्यक्तित्व को उन्नयन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपके व्यक्तित्व को निखार पैदा करता है, आपका व्यक्तित्व का विकास होता है, समझदारी का विकास होता है, व्यक्तित्व के उन्नयन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर बल देता है। संक्षिप्त शब्दों में कहे तो सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। जो भी कह रहे हैं कि
संक्षिप्त अगर कहें अगर संक्षेप में, तो इसको कहा जा सकता है कि सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, तो सत्यम यानी सत्य यानी ट्रूथ, शिवम यानी गुडनेस, उसमें अच्छाइयाँ, और सुंदरम यानी क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो सक्रियता है, सुंदरम है। अगर आप उस चीज़ को क्रिएटिविटी कुछ अच्छे तरह से दिखाते हैं सुंदर तरीके से, तो ये आपका हो गया कि व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है, यही सत्यम शिवम सुंदरम। अध्यापक से अपेक्षाकृत अधिक आशाएं, कमजोर शिक्षण विधियां, सहशिक्षा और सर्वशिक्षा की अवहेलना आदि इसकी मुख्य कमियां रही है। प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म का मतलब होता है प्रकृतिवाद। इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना है। प्रकृतिवाद में प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है और पुस्तक या ज्ञान पर कम बल दिया जाता है। प्रकृति को ज़्यादा, पुस्तक को कम। बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो उसे ऐसा करने दे, गिरने से उसे अपनी भूल का एहसास हो जाएगा। किताब पढ़ने से अच्छा ज़्यादा एहसास उसी को प्रैक्टिकल नॉलेज पर होना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ इसमें कहा गया कि यानी प्रकृति पर जोर देना चाहिए, यार करके सीखना, उस चीज़ को जोर दिया गया। यह एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है। ठीक है, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। शिक्षक का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना है। शिक्षक का क्या कार्य है? छात्रों के विकास के लिए कैसे सीखेगा, उसके विकास कैसे विकास होगा, उसके लिए एक पर्यावरण, एक वातावरण तैयार करना है। इसमें निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना है। इसीलिए और क्या कह रहे हैं कि क्रिया द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव, इंद्रियों द्वारा शिक्षण, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, क्रीड़ा, प्ले वे, ह्यूरिस्टिक्स, डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियां मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब आते हैं चौथी अवधारणा है प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, और ये जो है ये है जॉन डीवी के द्वारा दिया गया कि जॉन डीवी का प्रयोजनवाद, जॉन डीवी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना गया है। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसको प्रयोगवाद यानी एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहा गया है। प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन माना गया है। किसकी? अमेरिका की। कौन सा? प्रयोजनवाद। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रैग्मेटिज्म। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का कोई स्थान नहीं। अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, आपने जो किया, आपको जो अनुभव मिला, उसी पर आपका कसौटी होगा सभी मूल्यों का। अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है। इसे ही ज्ञान का आधार माना जाता है। इसी प्रयोजनवाद के आधार पर क्या कह रहे हैं? क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली यानी एक्टिविटी स्कूल सिस्टम का आरंभ हुआ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद क्या है? अस्तित्ववाद है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, और एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब होता है अस्तित्ववाद। एग्जिस्टेंशियलिज्म, इसके मुख्य प्रतिपादक किर्केगार्ड है, जिनका यह कहना है कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा अस्तित्व है। इसीलिए मैं ऐसा सोचता हूँ क्योंकि मेरा अस्तित्व है, इसमें व्यक्तिवाद
यानी इंडिविजुअलिज्म पर अधिक बल दिया गया है। अस्तित्व को बनाए रखने या पूर्णतः लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। स्वयं संघर्ष अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है। अपने आप को जानो, अपने आप को जानना, ये अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है। शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि वे छात्रों में मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि उत्पन्न करने में सहायक बने। ठीक है। और अगला और लास्ट जो अवधारणाएं हैं वह है योग, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसको जाने बिना अवधारणाओं का पूरा नहीं हो सकती। तो इसीलिए इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो यह है कि योग जो है परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं। ठीक है, यानी 60 दर्शन कहा जाता है। जैसे न्याय दर्शन हुआ, मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सारी जो हुआ, वैशेषिक दर्शन, और इस प्रकार के जो 6 दर्शन माने जाते हैं, भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं, जिनमें से योग एक है, योग दर्शन भी एक है। और जो महर्षि पतंजलि को योग दर्शन शास्त्र का रचयिता माना जाता है। योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की विद्या है। योग सिर्फ और सिर्फ हाथ पैर हिलाने से योग नहीं होता है। उसके लिए आपको मन की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का जो ज्ञान है, विद्या है, शिक्षा है, यह है। यानी जो महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, उन्होंने दिया है कि योग क्या है, कि योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्ति को निरोध करने को योग कहते हैं। चित्त यानी मन की वृत्ति जो है, कौन कौन सा वृत्ति है? वृत्ति जो है जैसे कि ये ज्ञानेंद्रियों से हम देखते हैं, एक रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों से जो 5 प्रकार की हम वृत्तियों को ग्रहण करते हैं, उन वृत्तियों को नियंत्रित करना, यही योग है। यह मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है। कितनी सटीकता से इसको व्याख्या किया है। यह मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है, इसके 8 घटक है, जिसे कहते हैं अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है। यम को कह रहे हैं कि आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल, और जो नियम है इसे कह रहे हैं ऑब्जर्वेंस। आसन यानी पोस्चर को आसन कह रहे हैं। प्राणायाम यानी ब्रेथ कंट्रोल, आपका जो ब्रीदिंग है, आपका जो श्वास आवागमन कर रहे हैं तो उसका कंट्रोल करना है। प्रत्याहार रेस्ट्रेंट, ठीक है। प्रत्याहार यानी आपका जो वृत्ति यानी ग्रहण कर रहे हैं उसको आपको त्यागना है, तो वही प्रत्याहार हुआ। धारणा माइंड स्टडी, अपने मन के ऊपर ध्यान, मतलब मन को पढ़ना या मन को अध्ययन करना या मन को एक जगह करना। ध्यान, आपको जो कंसंट्रेशन यानी एक ही जगह पर स्थित होकर उसको ध्यान करना। और समाधि अंत में आता है, यानी मेडिटेशन, यानी आपका मन आपका स्थिर हो गया, उस स्थिति को समाधि कहते हैं। योग के इन घटकों का अनुसरण करते हुए अज्ञान को दूर किया जा सकता है एवं ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। तो ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से ही नहीं, ज्ञान का प्राप्ति अगर कहा जाए तो योग से भी मिल सकती है। इसीलिए अगर आप करना चाहते हैं तो योगा करें, देखें कि कैसे होती है। और आज के लिए इतना ही, और आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।